बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर हमला आवर हैं। कौमी और अस्करी क़यादत जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि उन्होंने इन दहशतगर्दों का क्या करना है। सीधी सी बात है, दहशतगर्दों का पीछा करना है, उनको मारना है, उनकी ऐसी की तैसी करनी है, उनको जहन्नुम वासिल करना है। और ये बात क्लियरली अक्रॉस द बोर्ड रियासत ने सबको बता दी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुतासरा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से जब आपको ये आवाज़ आए कि जो चाहे मर्जी हो जाए हमने नहीं ऑपरेशन होने देना, तो फिर मुझे बताएं कि क्या करना और क्या इन्होंने होने देना। इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि जब ये मैं वीडियो बनाने की तैयारी ही कर रही थी तो मुझे टेलीविज़न के ऊपर ये खबरें फ्लैश करना शुरू हो गई, और वो है जी नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड। और आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो वो हेडलाइन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवाज़ फोबिया बहुत ज़्यादा है और वो लगातार है। मतलब कि उनको नवाज शरीफ नज़र नहीं आए उधर सिक्योरिटी के इजलास के अंदर, तो जी नवाज शरीफ नहीं गया तो जी हम भी नहीं गए हैं। हालांकि जरदारी साहब भी उसमें नहीं गए थे, लेकिन उनके ऊपर शायद इतना एतराज़ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ नहीं गए तो हम नहीं गए। हाँ, जाना चाहिए था, मैं तो बार बार इस बात पर कह रही हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए था। तो ये ज़रा हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोबिया जो है वो नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा ही अलग लेवल का है। कोई भूले या याद रखे, लेकिन पीटीआई को नवाज शरीफ याद है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जाहिर सी बात है नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर तरीन सियासतदान है, और पीएमएलएन ने नवाज शरीफ दिखाकर ही, यही टैगलाइन थी ना, पाकिस्तान को नवाज, तो कि उन्होंने नवाज शरीफ दिखाकर ही विफाक और पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी के बदले, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत से दूरी के बदले अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाया है। अब ये बात किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो सिर्फ एक सूबे की चीफ मिनिस्टर की हैसियत तक ही महदूद रहती हैं, या 5 साल के बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो इससे आगे जाएगा और वो इससे बड़े ओहदे पे, वजारत उज़्मा पे, या मे भी शायद दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब, या मतलब उनका क्या फ्यूचर होता है इस हवाले से, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ वो वजूहात बताई थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ के हवाले से कोई भी अगर ऐसी बात हो तो उनका हेडलाइन में आना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमें नवाज शरीफ नज़र आए हैं, बिल्कुल नज़र आए हैं। उनको देख करके मुझे तो बड़ी खुशी हुई, और मैं तो ये कहती हूँ कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बाहर निकलें, मुल्क के जो हालात हैं आवाम के साथ कनेक्ट करें, और साथ ही साथ जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर एक फादरली फिगर की तरह, जो कि नवाज शरीफ हैं, वो हैं, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और डेफिनेटली इसका मुझे किसी को बावर कराने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि वो खित्ते के सबसे सीनियर तरीन सियासतदान, 3 दफ़ा वजारत उज़्मा पर बैठना, ये कोई ऐसे नहीं होता, ये ऊपर वाले का ख़ास करम होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1 दफ़ा वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा वज़ीर आज़म तो किसी भी बना जा सकता है, लेकिन दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म, चौथी दफ़ा भी बन जाना था। मैं आपको बता रही हूँ, चौथी दफ़ा भी बन जाना था। लेकिन खैर उसके जो भी मराहिल और जो भी हैंड हुआ या बॉडी हुई उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ, ये तो खैर इस हवाले से हम बहुत दफ़ा बात कर भी चुके हैं। अब ये बात छोड़ें, क्या इस बारे में बात करनी है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस वक्त, जिस टाइम पर ये मुल्क जिस एक दौर से गुजर रहा है उसके अंदर वो एक भरपूर तरीके से जो है गाइडेंस दे सकते हैं। मरीम नवाज़ को डेफिनेटली दे सकते हैं, और शहबाज शरीफ तो खैर मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ ने जेन्युइनली ये साबित कर दिया कि एक स्टेट्समैन कैसा होता है। ये स्टेट्समैन ही है ना कि कैसा होता है वो। अभी सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, आर्मी चीफ हैं सऊदी अरेबिया में, मरीम नवाज़ उनके साथ गई हैं। तो आज नवाज शरीफ साहब को देखा भाई, और जब नवाज शरीफ साहब को देखा, बेटी के सर पे प्यार कर रहे थे, वो जाती उम्रा से रुखसत हो रही थी, उम्रे के लिए जा रही थी, तो जब देखा तो तब दिल में सवाल उठा कि भाई मतलब इट इज़ सो गुड टू सी नवाज शरीफ, एंड इट इज़ सो गुड टू सी अ पॉलिटिशियन लाइक दिस ना। पाकिस्तान को इसी तरह के तो सियासतदानों की ज़रूरत है, उनकी एक्टिव सियासत की ज़रूरत है, यू नो। सो उनको देखा तो साथ ही कुछ टाइम के बाद ही खबर चलना शुरू हो गई कि अचानक नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई है। पता चला जी वो जो उनके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अदनान, उन्होंने सारा चेकअप वेकअप किया है। पता चला है कि जी सफ़र पे वो नहीं जा सकते हैं। दूसरा ये मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि कोई पेस मेकर है जो कि उनके दिल पे लगेगा। दिल की धड़कनों का मसला है। जाहिर सी बात है उनके पहले भी जो है हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, और इसी वजह से उनको जाना भी पड़ा बरतानिया बार बार। और तब तो जाहिर सी बात उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब को।
اور اسی وجہ سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کو باہر جانا پڑا، اور گارنٹر جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے. اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نواز شریف صاحب کی وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو گئی. اب اس کو وہ کوئی بھی جو مطلب کہ اب رنگ دیں. لیکن ایک چیز ہے، جہاں نواز شریف کو ہونا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم، ریممبر، سو امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، ہی واز دیئر، رائٹ. اب اجلاس میں آئے، میٹنگ میں آئے، رجب طیب اردگان صاحب کا استقبال کرے نہ کرے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ہونا چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے. نون لیگ ان کی ایبسنس کی وجہ سے ایسی کچھ جگہوں کے اوپر بڑی آکورڈ پوزیشن میں آ جاتی ہے. لیکن اگر ان جگہوں پہ اگر ان کی ایبسنس ہو رہی ہے، بٹ جہاں پہ ان کی پریزنس ہو رہی ہے وہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے، وہ بھولنا نہیں چاہیے، بیکاز دیٹ واز دوز پریزنس آر آلسو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ذرا اور مین مدعے کی بات پر آ جائیں. حکومت مخالف گرینڈ اپوزیشن اتحاد ایک طرف امن و امان کی صورتحال پر عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر رہا ہے، تو دوسری طرف جی دہشت گردوں کی مسلسل ڈھال بنا ہوا ہے. جی ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا سربراہی اجلاس تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے گھر پر ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اس کانفرنس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے علاوہ حکومت مخالف اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. یہ وہی اپوزیشن اتحاد ہے جسے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں مدعو کیا گیا تو جواب آیا کہ جی پہلے اڈیالہ جیل کے قیدی کو نکالو پھر اجلاس میں آئیں گے. ہیں یہ وہی اپوزیشن اتحاد ہے جو اس دہشت گردی کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. یہ جانتے ہیں کہ اگر ملک میں امن آ گیا تو عوامی عدالت میں ان کا کیس کمزور پڑ جائے گا اور عوام اپوزیشن کی کسی بھی تحریک کو مسترد کر دیں گے. ان کی دوہری سیاست کا عالم تو یہ ہے کہ اس اتحاد کی روح روا جماعت تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور قوم کو بتا رہے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 9.5 سے 11,500 کے قریب جنگجو خیبر پختونخوا میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے لگ بھگ جنگجو یعنی دہشت گرد موجود ہیں. یعنی گنڈاپور صاحب جو ہے وہ دہشت گردوں کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنگجو. جنگجو کا مطلب ہوتا ہے واریر، اور واریر از اے ویری پازیٹیو ورڈ. ہم کہتے ہیں نا او دی گریٹ واریر، واو دی گریٹ واریر. جب ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بڑا بڑا زبردست جنگجو قسم کا آتا ہے، یہ بڑی کوالٹی ہوتی ہے. یہ دہشت گردوں کو جنگجو کہہ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ شرم کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ان کی دوہری سیاست کا عالم تو یہ ہے کہ اس اتحاد کے جو روح رواں ہیں علی امین گنڈاپور، ان کی کرتوتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اور جی اس سے بھی زیادہ وہ ہمیں آ کر کے پریس کانفرنس کے اندر ڈراتے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ 11,000 کے قریب جنگجو خیبر پختونخوا میں آ چکے ہیں، اور بارڈر کے اوپر کتنے بتا رہے ہیں کہ جی 22,000. تو 11 اور 22 کتنے ہوئے؟ ٹھیک ہے، کوئی 30-35,000 اس کے لگ بھگ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں. مگر ساتھ ہی وہ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں آ کے کہ جی اتنے دہشت گرد ہیں جس کے ساتھ پاکستان کو نبرد آزما ہونا ہے. اعلان کر کے بتا رہے ہیں، اور دہشت گرد کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے، ان کو جنگجو کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے وہ کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. اب تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور، دہشت گردوں کی موجودگی کا اعتراف کرنے کے باوجود کھلم کھلا فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں نا افغانستان سے، اتنے ہی مزید آ رہے ہیں. گنڈاپور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بھی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ جی وہ میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی. اور بلاؤ جی گنڈاپور کو، میں تو کہتی ہوں اور بلاؤ. ایک تو پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد میٹنگ کی باتیں باہر کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، اور پھر مخبری تو کرتے ہی ہیں، اس کے بعد ایک فالس پروپیگنڈا، ایک فیک جو ہے وہ چیز کرتے ہیں کہ جی وہ تو پریزنٹیشن تھی، وہ کوئی میٹنگ تھوڑی تھی، یہ تو پریزنٹیشن تھی. ارے بھائی پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر جہاں پہ بیٹھتے ہیں اس کے آگے جو پورا ڈیسک ہوتا ہے وہ قائد حزب اختلاف اور وہ جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس ان کا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی اپوزیشن، ایک طرف آپ کے پرائم منسٹر اینڈ ایوری تھنگ. ان کے یعنی کہ ان کے بیچ میں اور جو اسپیکر جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے بیچ میں وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر اسپیشل ایک سیٹنگ لگتی ہے، اور 3 لوگوں کی بیسیکلی وہاں پر سیٹنگ لگی اس پارلیمنٹ کے اندر.
जिसमें आपके जो है वो अस्करी क़यादत के 3 बड़े मौजूद थे, और उन्होंने आकर के ये ब्रीफिंग दी, प्रेजेंटेशन दी, चले जी प्रेजेंटेशन ही कह लेते हैं, ब्रीफिंग दी, प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद Q&A सेशन हुआ, तो ये वहां जाते, पीटीआई वाले और सख्त सवाल पूछते, घंटापुर तो वहां चुप करके बैठे हुए थे, पूछते ना फिर वहां पे सवाल, और बाहर निकल के कहते हैं कि जी वो तो प्रेजेंटेशन थी हैं, और तंज कर रहे हैं। अच्छा, तंज कर रहे होते तो तब भी ठीक था, तंज के साथ साथ ताने भी मार रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं कि जी प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। भाई अफसोस की बात यह है कि जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर आप हैं, आपसे गवर्नेंस तो कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा एक और चीज़, हाँ सच, एक और चीज़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी जो जितने दहशतगर्द हैं वो बॉर्डर से आ रहे हैं, बॉर्डर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो ये बात करके सारा मलबा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर डालना चाहते हैं, अपनी गवर्नेंस से बरी जिम्मा होना चाहते हैं। ये एक और क्राइम है, ठीक है। अलमिया तो यही है कि जिस सूबे में मुसलसल 12 सालों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, जहां अमन व अमान कायम करने की हर तरह की जिम्मेदारी उसी पीटीआई पर आयद होती है, आज वही जमात अपनी मुजरिमाना ना अहली को छुपाने के लिए बॉर्डर और पाक अफवाज का झूठा बयानिया बना रही है। अली अमीन घंटापुर के दावे के बाद उनके सूबे में 11,500 दहशतगर्द मौजूद हैं, इसके बावजूद वो किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। तो भाई मैं तो ये कहूंगी इनका दोगलापन है, इनका डर है, ये डरपोक है, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का नुकसान हो। तो जी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वो बयान मुझे याद आ जाता है कि तहरीक इंसाफ ने इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर सिर्फ इसलिए बसाया था कि जी ज़रूरत पड़ने पर उनको प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को तनकीद का निशाना बनाने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर सूबा सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत नहीं देता तो फिर उनसे निमटने की जिम्मेदारी खुद सूबे को उठाना होगी। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में 11,500 और बॉर्डर के आसपास 22,000 दहशतगर्दों का एतराफ तो किया जाता है, मगर साथ ही फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों की जाती है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मुत्तफ़क़ा एलामिये के बाद तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाकर आखिर हासिल क्या करना चाहती है। कौमी सलामती कमेटी को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों ऐलान किए जा रहे हैं कि जी वो किसी को अपने सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। आज का सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से डर गई है, क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा दहशतगर्दों से खौफजदा हैं, क्या तहरीक इंसाफ ख्वारजियों को पैगाम दे रही है कि जी उनके खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन से उनकी जमात का कोई लेना देना नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर पाकिस्तान पर अपना मुकामी जो सियासत है उसको तरजीह दे रही है। ये सारे वो सवाल हैं जिसके अंदर उनके जवाब हैं कि हाँ, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कुछ क्यों कर रही है। इस सब के जवाब जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद हैं। और ऐसे में वो आर्मी चीफ कहते हैं जी हमें हार्ड स्टेट चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हमने हार्ड स्टेट बनानी है। आर्मी चीफ इन यूनिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर ऑन सीट, द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, दोनों सेम पेज पर हैं। वो कह रहे हैं, आज तलाल चौधरी साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो आकर के मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक बड़ा ही अपॉलोजेटिक एटीट्यूड के साथ कि देखें जी वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं नहीं जी कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा और वही जो पुराने ऑपरेशन है उन्हीं के जरिए इनको किया जाएगा। तो भाई अगर नया ऑपरेशन नहीं हो रहा तो 9-10 घंटे की वो फिर मुलाकात क्यों हुई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जी वो जो एलामिया था उसमें जहां बहुत सख्त मैसेज था वहां पे एंड के ऊपर ये लाइन भी थी कि भाई ऑपोजिशन के ना आने से हमें बहुत अफसोस है लेकिन मुशावरत का दरवाज़ा खुला रखेंगे। कौन सी मुशावरत, कैसी मुशावरत? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि जी वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो क्या उनके कहने से ऑपरेशन नहीं होगा? क्या उनके कहने से दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के जरिए पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में आने दिया जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात ये जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा लगातार हो रहा है, आज इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ इस टाइम पर भी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा घड़े जा रहे होंगे। और हालत ये है कि वो जो JIT के सामने इन लोगों को बुलाते हैं, पूरा दिन टीम बैठी रहती है, कोई 12, 13, 14 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े फ्रंट लाइनर्स, जिनको JIT अपने सामने बुलाती है कि आओ जी आपने ये प्रोपेगेंडा किया, आपकी ये ट्वीट है, आपकी फलाना ट्वीट है। वो पूरा दिन जो है वो 2 दिनों से बैठ रहे हैं, उनके सामने कोई PTI वाला जाता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने हार्ड स्टेट कैसे बनना है। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आपको मुश्किल फैसले करने हैं। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आपको जब डंडा चलाना पड़ेगा,
ठीक है, जो कि हमें यही व्यू दिया गया। 2 दिन से हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इलामिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा तो काम ही है ये डिस्कशन करना, पॉलिटिकल लोगों के साथ डिस्कशन करना, पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ डिस्कशन करना। हर कोई इसका मतलब यही निकाल रहा है, और इसका मतलब यही है कि भाई जी फैसला हो चुका है, इनको मारना है भाई, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ना। हर वो शख्स जो दहशत फैला रहा है ना, उसकी ऐसी की तैसी करनी है। लेकिन मैं सरापा सवाल हूं कि ये ऐसी की तैसी कैसी, फैसला तो हो गया, बिल्कुल करनी है ऐसी तैसी, ऐसी तैसी करें, इन लोगों से नफरत करें। ये दहशतगर्द जो है और जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर खुदा की लानत, क्योंकि इन लोग का ना कोई मजहब है, ना इन लोग की कोई पार्टी है, ना इन लोग का कोई किबला है, इनका कोई असूल, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, चाहे वो सियासत के लिबादे में हो या चाहे वो इस्लाम के नाम के ऊपर अपनी दहशत फैला रहा हो। ये बात बिल्कुल सीधी है, और इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी दो राय होनी चाहिए। ऐसे लोगों से आप नफरत करें, उनको हिकारत की निगाह से देखें, और उनके खिलाफ देखना होगा, करना होगा नहीं, इनकी मुजम्मत और मुरम्मत करनी होगी। ऐसे बनेंगे हार्ट स्टेट। अमेरिका में देखिए क्या होता है, बरतानिया में देखिए क्या होता है। ये वो मुमालिक हैं जिनकी जमहूरियत हमारे से कहीं ज्यादा है। तो अगर उन डेवलप्ड और इतने पुराने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डंडों से काम होता है और आहनी हाथों से निपटा जाता है, तो पाकिस्तान में फिर ये अमलदारी के अंदर डिले या अमलदारी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैं तो यही कहूंगी, कदम बढ़ाए आर्मी चीफ, हम आपके साथ हैं। कदम बढ़ाए शहबाज शरीफ, हम आपके साथ हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपके साथ है कि जो जो इस मुल्क के अंदर दहशत फैला रहा है उसको पकड़े और उसको सबक सिखाएं और उसको निशाने इबरत बनाएं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।